हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इम्पेजस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं भारत के गवर्नर जनरल तथा वाइसराय, उनके शासनकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं जो हुई हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं हर गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो हुए हैं, और उसके बाद जो है इनका हम लोग एक डिटेल में भी पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, उसे समझ लेते हैं, ताकि एग्ज़ाम में अगर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएँ तो हम आसानी से उसे बना पाएँ। ठीक है, तो आज है हमारा डे 4, डे 1, डे 2, डे 3 में लेसन्स हो चुके हैं। आई होप आप सभी ने लेसन्स को देखा होगा अच्छे से और उनका रिवीजन किया होगा, क्योंकि रिवीजन एक जो है की फैक्टर होता है किसी भी एग्ज़ाम का। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और रिवीजन करते रहिएगा तो बेहतर रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड कैनिंग जो कि भारत के पहले वायसराय भी बने थे। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल भी रह चुके थे, और यही जो है इनके समय एक अधिनियम बना जो भारत का पहला वायसराय का उपाधि दिया गया, और लॉर्ड कैनिंग जो है वही पहले वायसराय बने थे। ठीक है, तो देखिए लॉर्ड डलहौजी जिनका कार्यकाल 1848 से 1856 रहा। ठीक है, इनके कार्यकाल में बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या क्या था। पहला है द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध, यानी कि सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, जो हुआ था 1848 से 1849 के बीच में। ठीक है, जो दूसरा घटना हुआ वो था व्यापक सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आखिर क्या था, हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कुछ देर बाद, जब हम सारे ऑब्जेक्टिव्स को देख लेंगे। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यापक सिद्धांत, जिसे हड़प की नीति भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। फिर है इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो है वुड ऑफ डिस्पैच, यानी कि वुड जो अंग्रेज एक थे सर जॉर्ज वुड। ठीक है, उनका जो है शिक्षा संबंधी एक प्रस्ताव आया था, जिसमें जो है स्थानीय भाषा के स्कूलों तथा सरकारी कॉलेजों की स्थापना भी यहाँ पर इनके द्वारा किया गया था। मतलब इन्होंने जो अनुशंसा की थी उसके बाद जो है स्थानीय भाषा यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है उनके बेस्ड पर भी स्कूल और सरकारी कॉलेजों की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। फिर देखते हैं बम्बई एवं थाने के बीच प्रथम रेल चली। बम्बई, अब हम लोग मुंबई बोलते हैं, लेकिन पहले बम्बई ही बोला जाता था। ठीक है, तो बम्बई एवं थाने के बीच प्रथम रेल चली। यहाँ देखिए ये प्रथम रेल है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड रेल कहाँ से कहाँ तक चला था, तो सेकंड रेल चला था कोलकाता से रानीगंज के बीच। ठीक है, कोलकाता और रानीगंज के बीच जो है वो दूसरी रेल चली थी। तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कार्यकाल में दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फिर देखते हैं इनके शासनकाल में जो हुआ वो था टेलीग्राफ एवं डाक सुधार, यानी कि पहले से थे लेकिन इनके शासनकाल में जो है इनमें सुधार आया, टेलीग्राफ में और डाक में। ठीक है, फिर जो है गंगा नहर को खोल दिया गया 1854 में। लोक निर्माण भवन जिसे हम लोग आज बोलते हैं पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट, यानी कि PWD। ठीक है, लोक निर्माण विभाग PWD आज हम लोग जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फिर है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 में आया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्या था, पहले जो क्या होता था कोई लेडी अगर उनके हस्बैंड का अगर डेथ हो गया तो क्या होता था कि विधवाओं का विवाह नहीं होता था, मतलब कि दोबारा विवाह नहीं होता था। लेकिन इस अधिनियम के बाद जो है विधवाओं का पुनर्विवाह होने लगा। ठीक है, कल हम लोगों ने सती प्रथा के बारे में भी जाना था। उसमें क्या होता था कि सती प्रथा में मतलब अगर किसी लेडी के हस्बैंड अगर डेथ कर गए तो उस लेडी को भी उनके साथ जला दिया जाता था। ठीक है, तो वो था सती प्रथा। और इसमें जो है जिसके बारे में हम लोग कल पद्मावती के बारे में डिटेल में जाने थे, जो चित्तौड़ की महारानी थी। तो यहाँ पर आज हम लोग देख रहे हैं विधवा पुनर्विवाह। धीरे धीरे करके जो है एक एक करके जो है बहुत सारे अधिनियम आते गए, सुधार आते गए। ठीक है,
फिर उसके बाद है पेशवा के पेंशन की जो है वो समाप्ति कर दी गई, पेशवा के पेंशन की समाप्ति कर दी गई 1853 में। ठीक है, तो ये है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद करना है ईयर के साथ। फिर है लॉर्ड कैनिंग, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो यहाँ देखिए, यहाँ से वायसराय अब हमारा लेसन शुरू हो रहा है। तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के पहले वायसराय दोनों जो हैं ये बने थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कौन बने हैं, लॉर्ड कैनिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि आपको जितना मतलब ये जब लेसन कंप्लीट हो जाएगा भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय उनके शासनकाल में महत्वपूर्ण घटनाएं, तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि इन पर जितने भी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे उन पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी आपको चाहिए या नहीं, क्योंकि आपके इंटरेस्ट जो भी होगा उस हिसाब से आपको बताया जाएगा। लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है हम वो आपको ज़रूर बता दें, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको जानना ज़रूरी है ही। तो इसलिए हम जो अगर इम्पोर्टेंट होगा तो ज़रूर हम बता देंगे, लेकिन फिर भी हम आपका जो है यहाँ पर इच्छा जानना चाह रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है, इम्पोर्टेंट रहेगा या नहीं, ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लॉर्ड कैनिंग जिनका कार्यकाल 1856 से 57 रहा एज अ गवर्नर जनरल। ठीक है, तो गवर्नर जनरल के दौरान इनके शासनकाल में क्या हुआ, 1857 में कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और फिर इनके शासनकाल का महत्वपूर्ण घटना जिसके बारे में हम लोग सभी जानते हैं, 1857 का विद्रोह, 1857 का रिवोल्ट। ठीक है, तो ये 1857 का विद्रोह जो है एक बहुत ही व्यापक विद्रोह था। व्यापक मीन्स की बहुत ही बड़ा। ठीक है, एक बहुत ही बड़े पैमाने पर ये विद्रोह हुआ था। तो हम इस पर जो है एक वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ ऑब्जेक्टिव। अब देखते हैं हम लोग वायसराय। यहाँ तक ये गवर्नर जनरल का हो गया, मतलब भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अब भारत के वायसराय के बारे में हम लोग जानेंगे, जो वायसराय बनते गए। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत के प्रथम वायसराय जो बने वो बने हैं लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ आइए देखते हैं। देखिए, प्रथम वायसराय, ठीक है, 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति तथा शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। यानी कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम में क्या हुआ कि अब जो है कंपनी का कोई भी काम नहीं रहा। अब जितना भी काम होना था अब वो ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए ऑब्जेक्टिव है कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही कंपनी का जो है काम वो समाप्त हुआ और अब जो है जो भी काम होगा वो अब ब्रिटिश सरकार ही देखेंगे भारत में। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये याद रखिएगा। 1858 का भारत शासन अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय। फिर है यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह भी इम्पोर्टेंट है, हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। फिर है नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1807 तथा फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण। मतलब आज का जो आईपीसी वगैरह जो हैं वो सब सारे इनके शासनकाल में बने। फिर है भारतीय शासन अधिनियम 1861 इनके समय में आया। पुलिस विभाग का गठन हुआ 1861 में। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आईपीसी आया, फिर पुलिस विभाग, क्योंकि आईपीसी जो है पुलिस विभाग से रिलेटेड है, तो बहुत सारी चीज़ें इनके शासनकाल में भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। अब देखते हैं लॉर्ड एल्गिन प्रथम जिनका कार्यकाल रहा 1862 से 1863। इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ, बहावी आंदोलन,
बहावी आंदोलन मुख्यतः जो है, हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, लेकिन ये बस थोड़ा सा एक जान लीजिए कि बहावी आंदोलन जो है ये एक मुसलमानों के प्रति जो है, मुसलमानों का पुनरुत्थान यानी कि उनके मतलब अच्छे के लिए जो है एक आंदोलन हुआ था। लेकिन ये आंदोलन तो शुरू हुआ था धार्मिक रूप में, लेकिन लास्ट में जाकर ये एक किसानों के, जो किसानों का हक था उनके लड़ाई के लिए ये आंदोलन बन गया था। ठीक है, मतलब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट फिर ये जाकर लास्ट में किसानों के प्रति जो है उनकी अच्छाई के लिए ये जो है आंदोलन चेंज हो गया था। यानी कि पहले धार्मिक था, उसके बाद फिर किसानों के हित के लिए ये आंदोलन बन गया। ठीक है, फिर है अम्बेला अभियान, इनके समय में ही हुआ था। ठीक है, और ये तो हम अभी लिखे हैं कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही बने हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये है इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो आपको याद रखने हैं ईयर के साथ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ इनमें जो इम्पोर्टेंट है इनका एक डिटेल में सब्जेक्टिव टाइप। आइए देखते हैं। देखिए, देखते हैं अब डिटेल में हम लोग। पहले हम लोग देखते हैं लॉर्ड डलहौजी, जिनका कार्यकाल 1848 से 56 रहा। व्यवगत का सिद्धांत या फिर हड़प नीति, जिसे हम लोग अभी सीखे थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो देखिए ये क्या था, इसके बारे में हम लोग बेसिकली जान लेते हैं। पैतृक वारिस के न होने की स्थिति में, ठीक है, पैतृक यानी कि पिता से संबंधित वारिस के न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता यानी कि अब जो है सत्ता वो कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति व्यवगत का सिद्धांत या फिर हड़प नीति कहलाती है। मतलब आम भाषा में अगर हम लोग अपने भाषा में समझें तो जैसे कोई राजा है, ठीक है, और उनका कोई पुत्र नहीं है, उनके वंश में अब आगे कोई पुत्र नहीं है, ठीक है, तो जो राजा हैं वो किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं। ठीक है, किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं और गोद लेने के बाद जो है उस बच्चे के वो राजा घोषित कर देते हैं। ठीक है, लेकिन तो ये क्या हुआ, इस समय जो व्यवगत का सिद्धांत या हड़प नीति हुआ उसमें ब्रिटिश जो शासन उस समय थे वो उन्होंने कहा कि अगर आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो ये जो है एलिजिबिलिटी नहीं है आपके राजा बनने का। ठीक है, जो बच्चा गोद लिया गया है उसके वो एलिजिबल नहीं है राजा बनने के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो अंग्रेज क्या किए कि वो तो घोषित कर दिए कि ये अब राजा नहीं बनेगा, तो वो उस राज्य को अपने अंडर ले आए। मीन्स कि उन्होंने सीधा साधा ये घोषणा कर दिया कि इस राज्य का अब कोई राजा नहीं है, इस पर अब हम शासन करेंगे। ठीक है, तो यही है एक आम भाषा में हड़प नीति। मीन्स कि सभी राज्य जो राज्य के राजा के पास उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, ठीक है, वैसे राज्य को वो अपने अंडर ले आए। ठीक है, अपने अंडर ले आए और फिर अपने प्रकार से ही वहाँ पर शासन करने लगे। उसे बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर व्यवगत का सिद्धांत या हड़प नीति। ठीक है, अब देखिए एक एक करके जो है बहुत सारे राज्य इस हड़प नीति के अंडर में आते गए, अंतर्गत आते गए, जिसमें पहला जो राज्य था वो था सतारा। पहला राज्य और लास्ट राज्य आपको याद रखना है और उनका ईयर भी याद रखना है। ठीक है, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएससी में तो पूछता ही है और वो ईयर में कंफ्यूज कर देगा आपको। ठीक है, सतारा का 1849 कर देगा, अवध का चेंज कर देगा, ऐसे करके चेंज कर देगा। तो आपको ईयर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कम से कम पहला और लास्ट तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, तो सतारा देखिए 1848 में बना, मतलब व्यवगत के सिद्धांत यानी कि हड़प नीति के अंदर पहला राज्य जो था वो था सतारा था। ठीक है, पहला राज्य सतारा था 1848। फिर जैतपुर, संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855 और अवध जो लास्ट में बना वो था 1856। ठीक है, जब सतारा जो है इसके अंतर्गत आया उस समय जो है उस शासक कौन थे, अप्पा साहब। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एनसीईआरटी से सारा लिया गया है तो आप रिलाई कर सकते हैं, पूरा अच्छा सोर्स है। एनसीईआरटी तो आप लोग सभी जानते हैं कि एक रिलायबल सोर्स है, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सतारा के शासक जो उस समय थे, जब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो चल रहा था काम, तो उस समय जो है सतारा के राजा थे अप्पा साहब। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इनका ईयर भी याद रखिएगा।
अब देखते हैं हम लोग वुड ऑफ डिस्पैच, जो कि 1854 में आया था। ये सर जॉर्ज वुड के द्वारा लाया गया था, ठीक है। वुड ऑफ डिस्पैच 1854। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है इस घोषणा पत्र को, यानी कि वुड ऑफ डिस्पैच को, ठीक है। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम में दिए जाने पर बल दिया गया, यानी कि जो हायर एजुकेशन है उसमें इंग्लिश एज अ मीडियम उस पर ज़्यादा जोर दिया गया, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। देखिए, ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही आपको पढ़ाया जाना था। इस वुड ऑफ डिस्पैच में क्या कहा गया कि जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है अब उस पर आप जो है इंग्लिश पर जोर दीजिए, ठीक है, लेकिन आपको अपने देसी भाषा यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है, जो आपका देसी भाषा है, हिंदी या जो भी है, संस्कृत, उस पर भी आपको जोर देना है, उस पर भी आपको महत्व देना है, उसका इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है। तो ये नहीं कि सिर्फ आप इंग्लिश ही पढ़ाइए, ऐसा नहीं है। इंग्लिश तो पढ़ाइए ही, लेकिन जो आपका देसी भाषा है उस पर भी जोर दिया गया है, ठीक है। उनके विकास को भी महत्व दिया गया है। तो ये आपको कन्फ्यूज कर सकता है एग्जामिनर, आपको सिर्फ ये दे देगा ऑप्शन में कि वुड ऑफ डिस्पैच में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश भाषा को ही प्राथमिकता दी गई, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। वुड ऑफ डिस्पैच में इंग्लिश के साथ साथ देसी भाषाओं को भी प्राथमिकता दी गई, ठीक है। तो ये है आपका वुड ऑफ डिस्पैच, जो कि 1854 ईस्वी में आया था। अब हम लोग देखते हैं बहावी आंदोलन, जो लॉर्ड एलन के समय में आया था, लॉर्ड एलन बरो प्रथम के, ठीक है। बहावी आंदोलन, जैसा कि हम उस समय भी थोड़ा सा बताए थे कि ये एक मुस्लिमों के पुनरुत्थान के लिए हुआ था। चलिए देखते हैं डिटेल में। बहावी आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत एक इस्लामी पुनरुत्थान आंदोलन के रूप में हुई थी। इस आंदोलन को तरीका ए मुहम्मदी आंदोलन भी कहा जाता है, तरीका ए मुहम्मदी आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। यह एक देश विरोधी और सशस्त्र आंदोलन था, देश विरोधी और सशस्त्र आंदोलन था। इस आंदोलन को बिहार और बंगाल के किसान वर्गों, कारीगरों और दुकानदारों का समर्थन प्राप्त हुआ, ठीक है। किसान थे, कारीगर थे, दुकानदार थे, उनका जो है समर्थन प्राप्त हुआ। यद्यपि यह एक धार्मिक आंदोलन था, देखिए यहाँ पे यद्यपि एक धार्मिक आंदोलन था, पर यह कालांतर में इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठाए जाने लगी। यानी कि सबसे पहले तो ये एक धार्मिक आंदोलन बना, लेकिन धीरे धीरे जो है यह किसानों के हित के लिए जो है बनता गया, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आवाज़, ठीक है। तो ये है। और इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। इसका संस्थापक यानी कि बहावी आंदोलन का संस्थापक कौन था? सैयद अहमद बरेलवी, जो कि उत्तर प्रदेश से था, ठीक है। सैयद अहमद बरेलवी जो उत्तर प्रदेश से था। कालांतर में यह आंदोलन मुख्यतः एक किसान आंदोलन था, ठीक है। बाद में जो है एक लास्ट में यानी कि जब ये अपने अंतिम समय में था उस समय जो है यह एक किसान आंदोलन बनकर रह गया। सरकार विरोधी अभियान चलाकर बहावियों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए वातावरण तैयार किया। यानी कि जैसे जैसे ये होते गया, क्योंकि इनमें जो है बहुत सारे प्रकार के लोग सम्मिलित होते गए, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखें, दुकानदार आए, कारीगर आए, किसान आए। उसके बाद फिर 1857 जो विद्रोह हुआ, बहुत एक भारत के स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है, क्योंकि उस समय जो है बहुत सारी आवाज़ें उठी, जैसे कारीगर, बहुत सारे मतलब हर प्रकार के लोग, हर वर्ग के लोग, जमींदार, हिंदू, मुस्लिम, सारे जो भी लोग थे, सैनिक, भारतीय सैनिक जो थे, सारे लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाया था। 1857 के विद्रोह पर अगर आप कमेंट करेंगे तो हम 1857 के विद्रोह पर एक अच्छा खासा वीडियो बना सकते हैं जो अपने लैंग्वेज में होगा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, तो हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये है हम लोग का आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कवर्ड हुआ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हड़प नीति कहा जाता है, वुड ऑफ डिस्पैच, बहावी आंदोलन, और भी आगे लेसन्स आपको मिलते जाएंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ। तो आई होप आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 कंप्लीट देख चुके होंगे, उनका रिवीजन कर चुके होंगे। और उसके बाद जो है हम लोग आगे फिर आप जैसा कहेंगे MCQs दिया जाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट MCQs होगा
वो तो आपको दिया ही जाएगा, लेकिन मेरे क्वेश्चन पूछने का अर्थ ये था कि आपको जो है हर जो यहाँ पर हम बता रहे हैं जैसे कि अभी डिटेल में, तो आपको इन डिटेल से ही कुछ ऑब्जेक्टिव भी चाहिए क्या, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप बताइएगा, हम उस पर क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं तो जो इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस होंगे हम ज़रूर आपको प्रोवाइड कर देंगे लास्ट में, जब सारा ख़त्म हो जाएगा। जितने भी वाइसराय हैं और गवर्नर जनरल हैं, सारा का जब ख़त्म हो जाएगा तब लास्ट में आपको MCQs भी कराया जाएगा, ठीक है। तो ये है आज का इम्पॉर्टेंट फैक्ट और सारा चीज़ जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही है, तो आप लोग मिस मत करिएगा। सारा चीज़ को आराम से देखते जाइए और सीखते जाइए, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं कल के क्लासेस में। थैंक यू।